हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। आज हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आज ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो है मैं करा चुका हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके जाकर सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर उस लिंक को क्लिक करिए और टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस दोबारा कर लेंगे। अगर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए तो समझिए आपका जो ये टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, इससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो किला है ये बनाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो उस टाइम पे जो हमारा मुगल शासक था वो था हमारा शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के टाइम पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई थी। आज का तीसरा क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये कब प्रदान की थी? तो ये की थी हमारी 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या करी थी? दीवानी दी थी। आज का चौथा क्वेश्चन, इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था? तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड क्राइव, कहते हैं हमारे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। आज का पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी? तो वो कौन से थे? वो थे हमारे अंग्रेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो किसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी कि कोई भी सीमा शुल्क नहीं दिया जाएगा इनके द्वारा? तो ये थे हमारे ब्रिटिश। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो इसका सही आंसर है हमारा राजकुमार शुजा ने। राजकुमार शुजा ने सबसे पहले सामान्य शुल्कों के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी ब्रिटिश कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कोई भी औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद और ग्वालियर। इलाहाबाद और ग्वालियर में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कोई भी औद्योगिक केंद्र नहीं थे। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो इसका सही आंसर है हमारा पुर्तगालियों से, क्योंकि जो हमारे चार्ल्स थे, चार्ल्स द्वितीय, उनकी जो शादी थी पुर्तगाली की राजकुमारी के साथ शादी हुई थी। तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो कौन सा वो अंग्रेजी अधिकारी था? वो था हमारा थॉमस पेस्ट। अगला प्रश्न, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? तो वो थे हमारे डचों को बहुत गंदी तरह से अंग्रेजों ने इस युद्ध में हरा दिया था। आज का अगला प्रश्न, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य था व्यापार, भूभाग नहीं था, सिर्फ खाली व्यापार था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार को बढ़ाना चाहती थी। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो कौन सा कारण इसमें से नहीं था? तो वो था हमारा मुगलों और अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध, क्योंकि पुर्तगालियों के घटते संसाधन के कारण अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, हाँ भाई ये भी सही है कि क्योंकि पुर्तगालियों पर लोग अविश्वास करने लग गए थे, तो जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की नाविक शक्ति ये भी था उसमें। तो मुगलों और अंग्रेजों के बीच में कोई भी पारंपरिक संबंध नहीं थे, जिससे अंग्रेज यहाँ पर सफल हुए थे। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इनमें से
कौन सा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि हमारे भारत में सफल हुई थी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों, क्योंकि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता रहता था तथा उसके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो उनकी सेवा में लग जाते थे। तो ये थे तीनों के तीनों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज भारत में क्या था? ये उपयुक्त तीनों था। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो इसका सही आंसर यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। तो भारत में जब भी ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो इसका सही आंसर है यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में जब फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुई थी तो उनके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे कॉलबर्ट। कॉलबर्ट थे जो फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माने जाते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना किस स्थान पर लगाया? तो उन्होंने सबसे पहले सूरत में। तो आप जान सकते हैं कि सूरत कितना इंपॉर्टेंट था उस समय, क्योंकि सभी ने अपने अपने लगभग कारखाने सूरत में ही खोले थे। ब्रिटिशों के भी द्वारा भी सबसे पहला जो कारखाना था वो सूरत में ही खोला गया था। तो भारत में भी जो फ्रांसीसियों ने था अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला? तो वह भी खोला सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो किसके शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो संस्थापित हुई थी? तो वो थे हमारे लुई 14 के शासनकाल में। तो इन्हीं के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, लुई 14। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा वो थे हमारे लुई 14। इन्हीं के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है सूरत। सूरत में ही सबसे पहले फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो आपको पता ही है जो फ्रांसीसी थे सूरत में उन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो उन्होंने अपने दूसरा जो कारखाना था वो मसूलीपट्टनम में खोला। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया? तो इन्होंने किया बीजापुर के सुल्तान से, क्योंकि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को प्राप्त किया तो उस टाइम पे बीजापुर के सुल्तान से ही इन्होंने इसको प्राप्त किया था। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो इसका सही आंसर है पटना, क्योंकि पौंडीचेरी जब स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों के हाथ में थी, सूरत भी था और गोवा भी था, सिर्फ पटना ही ऐसा था जो फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो वो थे हमारे फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाए। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? तो बूसी को प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले ने हैदराबाद में तैनात किया था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, तो जिसके कारण क्या हुआ, भारतवर्ष में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़क गया।
अगला प्रश्न, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो इसका सही आंसर है चांद साहब। चांद साहब कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने इसकी सहायता की थी। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। क्या कर्नाटक युद्ध में से कौन सा इसमें से सही है कथन, उसके बारे में हमें बताना है। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी। चांद साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई थी। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है हमारा पहला, दूसरा और चौथा, कि जो 1746 में ये स्टार्ट हुआ था युद्ध और 1748 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और इस युद्ध में जो कर्नाटक के नवाब थे अनबरुद्दीन, उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों के लिए दखलंदाजी की थी। और इसमें जो युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा जो मद्रास था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। तो इसमें क्या हुआ था, चांद साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, तो ये इसके लिए गलत है। तो इसका जो सही कथन है इन पर, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है, वो थे 1 to 4। अगला क्वेश्चन, ला बुर्दोने किस स्थान का गवर्नर था? तो वो किस स्थान का गवर्नर था? पौंडीचेरी, मद्रास, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से ना पौंडीचेरी का था, ना मद्रास का था, ना मॉरिशस का था। अगला प्रश्न, वांडीवाश का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वांडीवाश। ये युद्ध किन दो के बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया था। वांडीवाश के युद्ध में किसने किसको हराया? जो 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? तो इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1760 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ये वांडीवाश का युद्ध। और ये इसने जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया? तो अभी हमने देखिए पूरा बारा पढ़ा कि वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था और इसमें इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया था। तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ने वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा था इन्हें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो वो था हमारा वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो इसका सही आंसर है वांडीवाश की लड़ाई। देखिए वांडीवाश से रिलेटेड किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैंने उसमें सारी के सारी क्वेश्चंस का एक तरह से लिस्ट बना दी थी। देखिए कि किसके बीच में लड़ाई हुई, कौन जीता, कब हुई लड़ाई। तो ये सारे के सारे क्या है क्वेश्चंस एक ही साथ आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण युद्ध था वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इन्होंने इसमें फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था और उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट भी था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? तो इसका सही आंसर है वांडीवाश का युद्ध। अगला प्रश्न, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश का फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो इसका सही आंसर है वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, जिसके कारण इनका जो फ्रांसीसी अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे तो उनसे इनका अंत हो गया। अगला प्रश्न, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था उसमें पराजित वो हुआ था। तो उसका नाम है काउंट लाली। काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था जो वांडीवाश के युद्ध में हार गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो था हमारा डुप्ले। ये था प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने जो भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत राजाओं के झगड़ों में भाग लिया था। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था।
कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका सही आंसर है बी, कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ये आंसर ये क्वेश्चन यूरोपीय शक्तियों के रिलेटेड गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो है वो है सही कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम्स का उन्होंने निर्माण किया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये सूची 1 है, ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। तो आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इससे मिलान करना है कि जो पौंडीचेरी था वो किससे रिलेटेड था, जो गोवा था वो किससे रिलेटेड था, जो ट्रांकेबार था वो किससे रिलेटेड था और जो मद्रास था वो किससे रिलेटेड था। तो जो पौंडीचेरी था वो था हमारा फ्रेंच से रिलेटेड, गोवा था वो था हमारा पोर्टुगीज से रिलेटेड, पोर्टुगीज जिनको पुर्तगाली कहा जाता है। ट्रांकेबार वो किससे रिलेटेड था, वो हमारा डेनिश से रिलेटेड था और जो मद्रास था वो हमारा डच से रिलेटेड था। तो इसका सही आंसर है हमारा आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न कि जो सूची फर्स्ट को है सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूट के उपयोग से उन्हें सही उत्तर चुनिए। तो इस तरफ हमारे क्या दे रखे हैं, किलों के नाम दे रखे हैं और वो किले कहाँ पर थे वो उधर दे रखे हैं। तो उससे हमें इनका क्या करना है, मिलान करना है। फोर्ट सेंट डेविड ये हमारा कहाँ पे था, तो ये हमारा था कडलौर में। फोर्ट विलियम ये था हमारा बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये था हमारा मद्रास में और जो फोर्ट लुई था वो हमारा कहाँ पर था, पौंडीचेरी में था। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कि जो वांडीवॉश का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठी था। कि खर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है उसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है वांडीवॉश का युद्ध, क्योंकि ये फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो किनका था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो था एक्सला चेपला की संधि के साथ इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये था हमारा पेरिस की संधि के साथ इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था हमारा अनिर्णायक युद्ध था, इसमें कोई भी निर्णय हमें नहीं मिला था। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन आए थे। तो पहले अंग्रेज आए थे या डच आए थे या फ्रांसीसी आए थे या पुर्तगाली आए थे। तो इसको हमें इसके तिथि के क्रम के साथ हमें निर्धारित करना है। तो जो सबसे पहले आए थे वो आए थे हमारे पुर्तगाली। तो यानी सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे, फिर हमारे डच आए थे, फिर हमारे अंग्रेज आए थे और फिर लास्ट में हमारे फ्रांसीसी आए थे। यानी सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद हमारे डच, उसके बाद हमारे आए थे अंग्रेज और उसके बाद आए थे हमारे फ्रांसीसी। तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो है हमारे 4213। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनिए। कि जो पौंडीचेरी था वो था क्या हमारा फ्रेंच, गोवा था वो था हमारा पुर्तगाल, ट्रांकेबार डेनिश और जो मद्रास था वो था डच।
तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो से रिलेटेड आज का अंतिम क्वेश्चन है जो है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो आज हमने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने इन दोनों वीडियो को पूरी तरह से देख लिया है तो आप अपनी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए कि आपने क्या किया है, जो यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपने उसको सॉल्व कर दिया है। आपको मैं दो क्वेश्चंस हैं जो आपको दे रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दीजिए कि जो असम में था सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। और आज के आपके लिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय हुई थी। तो इसका आप जल्दी से जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।